क्योंकि शुरुआत की 6 ओवर्स वो सेफली और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि स्पिनर्स आते हैं। और हेड टू हेड की टीम बनाने के लिए जो मेरा सेकंड स्टेप रहता है, मैं चेक करता हूँ कि ये मैचेस हो कहाँ रही हैं। वही अगर मैं 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की बात करूँ तो देखो यहाँ पर खर्चे भी कम हुए थे, और अगर मैं 50% भी जीतता हूँ, 5 कॉन्टेस्ट भी जीतता हूँ, 10,000 का प्रॉफिट होता है मेरा। फैंटेसी के बारे में अगर तुम सर्च करते हो ना यूट्यूब पर, तुमको मल्टीपल वीडियोस दिखेंगे। सब वीडियोस में कोई ना कोई ट्रिक समझा रहा है, कोई टिप्स दे रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन एक चीज़ है ऐसी जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते वो भी मैं तुमको बताऊंगा। और इस वीडियो के टाइटल से तो तुमको समझ में आ गया मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट। आपने भी जब फैंटेसी की शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं आपने भी हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए होंगे। और शुरुआत तो चलो ठीक है, अगर आज की डेट में आप काफ़ी टाइम से खेल रहे हो फैंटेसी, अभी भी आप अगर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो भी कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन पॉइंट यही आता है कि यहाँ पर करना क्या है भाई, क्योंकि जितनी अमाउंट हम लगा रहे हैं 1 वर्सेस 1 कर रहे हैं, या तो वो जीतेगा या तो मैं जीतूंगा। ऐसी सिचुएशन में टीम कैसे बनानी है, हमें प्रिपेयर्ड कैसे रहना है, क्या चीज़ें हमें कंसिडर करनी है, और क्या यहाँ पर फायदा है, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। और इसी सवाल का जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा, जहां पर मैं तुमको बताऊंगा कि क्या हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर एक नॉर्मल 3 मेंबर 4 मेंबर कह लो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और उसी के बीच में मैं बताऊंगा आपको कि एक हेड टू हेड की टीम आपको कैसे बनानी है, कैसे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करना है, कैसे आपको प्लेयर्स को ऐड करना है, बॉलर्स हो, पेसर्स हो, स्पिनर्स हो, जो भी है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहला पॉइंट बता दूं, मैं पहले चेक करता हूं कि कौन सी टीम जीतेगी। जितना आपको ये डिफिकल्ट लगता हो क्वेश्चन कि भाई कैसे बताऊं मैं कौन सी टीम जीतेगी, ये उतना हार्ड है नहीं, बहुत इजी है। आपको करना ये है कि कोई सीरीज उठानी है, वो जो टीम्स खेल रही है एक दूसरे के अगेंस्ट, जिस मैच में तुम जाने वाले हो, उनके स्टैट्स क्या है, कितनी मैचेस हुई हैं और कितनी मैचेस वो जीतते आ रहे हैं उस सीरीज में। अब इससे तुम्हें समझ में आता है कि वो टीम ज्यादा डोमिनेट कर रही है या फिर वो हारते हुए आ रही है। ठीक है, फिर तुम्हें कहीं पे भी इंटरनेट पर सर्च करने पे मान के चलो आरसीबी वर्सेस एमआई, आरसीबी वर्सेस एमआई हेड टू हेड स्टैट्स, जब तुम ये गूगल पर सर्च करोगे तो जब से आईपीएल शुरू हुआ है और आरसीबी और एमआई खेल रहे हैं तब से लेकर अब तक जितनी भी मैचेस हुई हैं वो सारी मैचेस का चिट्ठा लिख कर तुमको इंटरनेट पर मिल जाएगा। अब अगर तुम्हारे पास टाइम है उसको पूरा समझने का तो समझो, वरना तुम वो बेसिक नंबर चेक करो कि यार इतनी टोटल मैचेस में हमेशा ना एमआई जीत कर आई है। और तो और ये सारे सीजन में कौन से वो प्लेयर्स थे आरसीबी और एमआई के जो एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेल गए। विराट कोहली ने हमेशा 50s के ऊपर रन्स निकाले जब जब वो एमआई के बॉलर्स को फेस कर रहे थे। मेरा कहना समझ रहे हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन तुमको मिलती है, और यही इन्फॉर्मेशन की मदद से तुम ये डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। और हेड टू हेड की टीम बनाने के लिए जो मेरा सेकंड स्टेप रहता है उसमें मैं चेक करता हूं कि वो जो दो टीम्स हैं उनका पिछली मैच का लाइनअप क्या था, प्लेइंग ऑर्डर क्या था। और ये भी आपको ड्रीम इलेवन ऐप पर मिल जाएगा या फिर इंटरनेट पर सर्च करो तो भी मिल जाएगा। फिर तीसरा स्टेप आता है मेरा, और वहां पर मैं चेक करता हूं कि ये मैचेस हो कहाँ रही हैं, कौन सी कंट्री में हो रही है, कौन सा वेन्यू है। भाई वेन्यू से तो चलो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कंट्री में मैच हो रही है, इंडिया में मैच हो रही है, तो वहां पर आपको पता है ज्यादा ड्राइनेस है, ह्यूमिडिटी कम है। तो इंडिया में अगर मैचेस हो रही है ना तो आपको ध्यान देना है स्पिनर्स पे और बैट्समैन पे, क्योंकि यहाँ पर ड्राई वेदर होने की वजह से बॉल काफी अच्छी तरीके से स्पिन हो पाती है, स्पिनर्स को ग्रिप मिलता है और विकेट्स बहुत अच्छे निकाल लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी दूं ना तो आईपीएल ले लो। आईपीएल में क्या होता है, रन्स भी बहुत अच्छे बनते हैं और विकेट्स भी बहुत अच्छे निकलते हैं स्पिनर्स की तरफ से। अब तुम बोलोगे भाई पेसर्स भी तो उठाते हैं। हाँ, पेसर्स भी विकेट उठाएंगे, जहां पर स्पिनर अच्छा चल रहा है वहां पर पेसर भी अच्छा खासा खेल लेते हैं। लेकिन जहां पर सिर्फ पेसर अच्छा चल सकता है वहां पर स्पिनर को दिक्कतें हो सकती है। और ये कौन सी सिचुएशन होगी, जहां पर बारिश बहुत होती है, जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां पर दिक्कतें क्यों होती है स्पिनर को, क्योंकि बॉल को ग्रिप नहीं मिल पाता और वो स्विंग होता है। ठीक है, स्विंग होता है, तो इसमें बैट्समैन ना ढंग से खेल पाता है, ना स्पिनर अपना ढंग से बॉल डाल पाता है। और ऐसी सिचुएशन कहाँ होती है, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में अगर मैचेस हो रही है, और जिसका एग्जांपल है द 100 सीरीज, वहां पर तुमको दिखेगा सारे पेसर्स ही अच्छे विकेट उठा जाते हैं और रन्स उतने खास नहीं बन पाते। फिर बात आती है भाई कि वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज में अगर मैच हो रही है तो वहां पर भी तुम्हें स्पिनर्स को ही ऐड करना, कि वहां का वेदर
और अपने इंडिया का वेदर ज़्यादा फर्क है नहीं, गर्मी है, ड्राई पिच है, तो उस वजह से स्पिनर्स को एडवांटेज मिलता है, ग्रिप मिलती है और आप कुछ बैट्समैन भी ऐड कर सकते हो, तो स्पिनर्स को एक एडवांटेज मिलता है। ठीक है, अब स्पिनर्स तो मैं बोल रहा हूँ, कौन से स्पिनर्स को तुमको ऐड करना है, या फिर तुम अगर बैट्समैन भी ऐड कर रहे हो तो किसको ऐड करना है? ईजी है, आपको वही स्पिनर्स चाहिए जिनके पास है डेथ ओवर्स या फिर मल्टीपल ओवर्स। अगर हम T20 की बात कर रहे हैं तो उस स्पिनर के पास 2 से लेकर 4 ओवर्स होनी ज़रूरी है, और अगर हम बैट्समैन ऐड कर रहे हैं तो वो ओपनिंग बैट्समैन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स में जो टीम बैटिंग कर रही है उनके ओपनिंग बैट्समैन को आप प्रेफर कर सकते हो, सेकंड इनिंग्स में भी ओपनिंग करने वाले बैट्समैन आप ऐड कर सकते हो, तो ऐसे आपके 4 बैट्समैन हो जाएंगे। और फिर जितने स्पिनर्स हैं उनके पास, जिनके पास डेथ ओवर्स या फिर मल्टीपल ओवर्स है, उनको आप ऐड कर लो। अब ओपनिंग बैट्समैन ही क्यों ऐड करना है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि छठवीं ओवर के बाद पावर प्ले शुरू हो जाएगा। हम T20 की बात कर रहे हैं, छठवीं ओवर के बाद पावर प्ले आता है और वैसे में स्पिनर्स आ जाते हैं, और जब स्पिनर्स आएंगे ड्राई पिच पर भाई, वो अपनी पूरी कलाकारी दिखा सकते हैं, अपना 101% देंगे, बढ़िया खेल जाएंगे, बॉल ऐसा स्पिन करेंगे कि विकेट, समझ रहे हो? तो ऐसे में बैट्समैन नहीं चल पाते, और शुरुआत की 6 ओवर में कोई बैट्समैन अच्छे रन निकाल लेता है तो ठीक है। और ये भी चीज़ आती है कि बैट्समैन अगर सेट हो गया है, एक बार अच्छा खेल लिया है, तो वो पूरी मैच अच्छी खासी खेल के निकाल सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है ओपनिंग बैट्समैन है उनको ऐड करो, क्योंकि शुरुआत की 6 ओवर्स वो सेफली और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि स्पिनर्स आते हैं और यहाँ पर स्पिनर्स को एडवांटेज है, इसलिए हम उनको भी ऐड कर रहे हैं। पेसर्स भी अगर आप ऐड कर सकते हो तो करो, जिनका फॉर्म अच्छा है और जिनके पास डेथ ओवर्स है उन्हीं को ऐड करो। ठीक है, तो ऐसे आप एक टीम बना सकते हो अगर मैच हो रही है इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज में। और अगर इंग्लैंड में हो रही है तो फिर तुम ज्यादा से ज्यादा पेसर्स को ऐड करके थोड़े बहुत बैट्समैन ऐड कर सकते हो, और स्पिनर्स भी जिनके पास डेथ ओवर्स है। बट स्पिनर्स उधर इतने इफेक्टिव तो नहीं हो पाते, लेकिन हाँ खेल लेते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे ही रहेंगे, खेलेंगे वो भी, विकेट उनसे भी निकलेंगे, बट कम। अब इतना फर्क पड़ता है कि मैच कहाँ हो रही है, कौन से कंट्री में हो रही है, और वो कंट्री का वेदर क्या है, ये तुम्हारा एक सेकेंड प्रायोरिटी रहना चाहिए। क्योंकि अगर बारिश हो गई ना तो शायद गेम पूरी कंप्लीट नहीं होगी, और गेम कंप्लीट नहीं हुई ना तो आपने जो टीम बनाई थी ना, शायद वो उतने पॉइंट नहीं बना पाएगी, और नुकसान। डीएलएस मेथड से अगर टीम जीतती है तो हमेशा हमने देखा है लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि टीम फैंटेसी पॉइंट्स पर चलती है। ठीक है, वो मैच कोई भी जीते हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो प्लेयर को ऐड किया था उसको खेलने का चांस ही नहीं मिला, उसकी ओवर ही नहीं आई, उसकी बैटिंग ही नहीं आई, तो वो मुझे फैंटेसी पॉइंट्स ही नहीं देगा, तो उसी वजह से होता है नुकसान। इसलिए ऐसी मैचेस हम अवॉइड कर सकते हैं। और कैसे एग्जैक्टली करना है, अगर मैच में आपको फुल टाइम बारिश दिख रही है, सिर्फ बारिश ही हो रही है, तब वो मैच को कंप्लीटली स्किप करो, कोई ज़रूरत नहीं हो मैच ज्वाइन करने की। दूसरा दिन भी आएगा, दूसरी मैचेस भी आएंगी जहां पर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर बीच बीच में बारिश आ रही है, कमेंट्री आप चेक कर सकते हो, वेदर फोरकास्ट आप चेक कर सकते हो कि हल्की सी बारिश है, तो उसमें ना आपको करना ये है, फर्स्ट इनिंग्स के बॉलर्स को ही ऐड करना है, सेकेंड इनिंग्स के बॉलर्स को मत ऐड करो, क्योंकि मैच छोटी हो सकती है। तो फर्स्ट इनिंग्स के बॉलर और ऑलराउंडर्स, क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर्स आपको या तो फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए दिखेगा, और अगर मैच लंबी चली गई, मतलब पूरी हो गई, तो सेकंड इनिंग्स में वो बॉलिंग भी कर जाएंगे। ऐसे ऑलराउंडर्स को आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर आपका विन विन सिचुएशन। अब ये तो चलो मैं सब चीज़ें कंसिडर करता हूँ अपनी टीम बनाते वक्त, उसमें मैं आपको एक और टिप देता हूँ। देखो, आपको कभी भी ना डेथ बॉलर्स को ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि डेथ बॉलर्स ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो आखिरी के मोमेंट में आते हैं। और आखिरी की मोमेंट कौन सी? आखिरी के ओवर्स, जहां पर प्रेशर एकदम भर के रहता है, एकदम इंटेंस रहता है, विकेट्स फ्री के मिलते हैं, लिटरली फ्री के मिलते हैं। कोई भी ऐसा पेसर उठा लो डेथ बॉलर वाला जिसने विकेट नहीं उठाए हो अपने डेथ ओवर में, क्योंकि वो पॉइंट तक ना या तो सामने वाली टीम के बैट्समैन जो है, शुरुआती बैट्समैन जो अच्छे बैट्समैन है, वो सारे आउट हो चुके हैं, और अभी आए हैं उनके कुछ ऐसे बॉलर्स जो बैटिंग भी कर लेते हैं, तो वो तो चलो सामने वाली टीम के डेथ बॉलर्स को संभाल नहीं पाएंगे, तो इनके गिरते हैं विकेट। मैं कहता हूं अगर अच्छा बैट्समैन भी है तो वो भी टारगेट के प्रेशर में कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठेगा, या तो उसका विकेट गिर जाएगा या तो उसकी कोई कैच पकड़ लेगा। ऐसी गलतियां कर बैठते हैं डेथ ओवर्स में, तो इसलिए डेथ बॉलर्स कभी भी स्किप मत करो। और अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लीग में हो, जैसे CPL, BPL, PSL, IPL, इन सभी लीग्स में ना आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐड करने हैं। ठीक है, डोमेस्टिक प्लेयर ऐड मत करो, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर ऐसे रहते हैं जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस रहता है। डोमेस्टिक प्लेयर्स को उतना शायद एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो ये प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते, इनके विकेट्स गिर जाते हैं, ना ये विकेट ले पाते हैं अगर हम बॉलर की बात कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल प्लेयर्स पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, ये आपको अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स दे जाएंगे। और फिर सवाल आता है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का, जिससे आपकी टीम बन सकती है और टूट भी सकती है। अगर आपका कैप्टन पिक गलत हो गया ना,
तो आपको भले ही 11 प्लेयर जितने भी अच्छे पॉइंट दे, वो उतना खास आपको हेल्प नहीं करेगा क्योंकि आपका कैप्टन ही फ्लॉप हो गया। तो इसीलिए सेफ साइड पर रहने के लिए ना ऑलराउंडर्स को ही कैप्टन बनाओ। क्यों? क्योंकि ये तुमको बैटिंग से भी पॉइंट्स देते हैं और बॉलिंग से भी पॉइंट्स देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हार्दिक पांड्या, राशिद खान, ऐसे कुछ प्लेयर्स ढूंढो सामने वाली टीम में। और अगर तुमको ऐसा प्लेयर मिल भी नहीं रहा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट इनिंग्स में जो टीम बॉलिंग करने वाली है उनके डेथ बॉलर को ढूंढो और उसे बना सकते हो आप कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स है, एनर्जी फुल रहती है। और हमेशा फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम का स्ट्रैटेजी यही रहता है कि सेकंड इनिंग्स में हमें ज़्यादा बड़ा टारगेट ना मिले। जो टीम अभी बैटिंग कर रही है उनको कम से कम रन्स बनाने देंगे ताकि हमें उतनी आसानी होगी वो चेस करने में। समझ रहे हो? तो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने वाली टीम के डेथ बॉलर्स को तुम कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से बना सकते हो। और डेथ बॉलर्स है तो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेने का, ताकि सामने वाली टीम कम से कम रन्स बनाए। और जो मैंने तुमको बोला था कि ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, ये मेरी फाइनल टिप रहेगी। ऑलराउंडर्स सबसे इंपॉर्टेंट है और उनको बिना ऐड किए आपकी टीम कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो इतनी सारी टिप्स मैंने तुमको बता दी एक हेड टू हेड टीम बनाने के लिए। बट सवाल ये आता है कि क्या मुझे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जो भी देखा है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में अपना, वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। और क्या तुम्हारा यहाँ पर फायदा हो सकता है ये तुम्हें एक कॉन्टेस्ट के एग्जाम्पल के साथ प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुम्हारा नुकसान होगा या मुनाफा। अब देखो, सीधा जवाब अगर मैं बताऊं तो मत जाओ। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट तुम कोई और कॉन्टेस्ट में भी बना सकते हो। ठीक है? हेड टू हेड में दिक्कतें ये हैं कि आपका प्रॉफिट उतना नहीं बन पाता। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मल्टीपल कॉन्टेस्ट की। सिंगल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आप बहुत बड़ी गलती करते हो। हमेशा जब भी आप ज्वाइन करो, आपके पास अगर 100 रुपये भी है ना लगाने के लिए, जो कि एक बहुत छोटी अमाउंट होती है, वो 100 रुपये को भी आपको इतना तोड़ना है कि आप मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे। समझ रहे हो? वो 100 रुपये एक कॉन्टेस्ट में नहीं लगाने, आपको 100 रुपये को डिवाइड करके एटलीस्ट 10 कॉन्टेस्ट, 10 तो नहीं हो पाएंगे लेकिन जितने भी होते हैं उतने कॉन्टेस्ट में आपको लगाने हैं। कहने की बात समझो, मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके ही आप जीत सकते हो। अब मल्टीपल में भी कितने, मैं रेकमेंड करता हूँ कि 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको पैसे नहीं बढ़ाने, आप जितने पैसे लगाने वाले थे उसको सिर्फ डिवाइड करना है अलग अलग कॉन्टेस्ट में, और सारे कॉन्टेस्ट सेम होने चाहिए। अब अगर तुमने 10 कॉन्टेस्ट हेड टू हेड वाले लगाए हैं और तुमने 10 कॉन्टेस्ट लगाए हैं 4 मेंबर वाले, मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ड्रीम 11 पर 5000 रुपीज का एक कॉन्टेस्ट है। अगर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट 5000 का उठाओगे तो उसमें एंट्री फीस है 2875। ठीक है? और तुमने 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए तो इतनी अमाउंट तुम्हारी लग जाती है। वही 4 मेंबर वाला कॉन्टेस्ट अगर तुम ऐसे 10 ज्वाइन करते हो तो तुम्हारी एंट्री फीस रहेगी 1499, और 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पर तुम्हारे ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास खर्च होते हैं। अब ये मान के चलते हैं आपने जो एक फैंटेसी टीम बनाई थी वो सारे कॉन्टेस्ट में सेम लगा दी थी, और आपने इतनी खास टीम नहीं बनाई, तो आपका विन रेट जो है वो 50% पे है। अब विन रेट मतलब क्या, कि 10 में से आप सिर्फ 50%, मतलब 5 कॉन्टेस्ट ही जीत पाए हो। अब जब हम हेड टू हेड कॉन्टेस्ट 10 में से 5 जीते हैं तो हमारा इतना विनिंग बनता है। और 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में हमारे लगे थे 28,750 रुपीज, 3,500 से भी ज़्यादा यहाँ पर हमारा नुकसान हो जाता है सिर्फ 50% कॉन्टेस्ट जीतने पे। अगर तुम्हें यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है तो लगभग 80% कॉन्टेस्ट जीतने पड़ेंगे, मतलब 8 कॉन्टेस्ट जीतने पड़ेंगे, तब जाकर थोड़ा बहुत तुम्हें प्रॉफिट दिखेगा। और ये तो मैं इतनी बड़ी अमाउंट की बात कर रहा हूँ तो भी इतनू सा हमें प्रॉफिट दिख रहा है। वही अगर मैं 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की बात करूँ तो देखो यहाँ पर खर्चे भी कम हुए थे, और अगर मैं 50% भी जीतता हूँ, 5 कॉन्टेस्ट भी जीतता हूँ, 10,000 का प्रॉफिट होता है मेरा। 10,000 का, अगर मैं 10 में से 5 कॉन्टेस्ट भी जीत जाता हूँ 4 मेंबर वाले। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर लोग ज्यादा हैं तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। 3 लोगों के अगेंस्ट हो तुम, वो तीनों को तुम्हें डिफीट करना पड़ेगा, वो तीनों से बेहतर टीम तुम्हें बनानी पड़ेगी, तब जाकर तुम फर्स्ट आओगे, तब जाकर तुम्हें पैसे मिलेंगे। और हेड टू हेड में एक ही बंदे को हराना है। बट तुम ही सोचो, एक बंदे को हराना आसान है या फिर 10 में से 5 कॉन्टेस्ट जीत कर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना, ये ज्यादा आसान है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रिपीट में सुनो। तो इसलिए मेरा जवाब वही था, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हाँ, आपको अगर मज़ा आता है वहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आपका वहाँ पर फ़ायदा होता है, आपको किसी भी तरीके का अगर वहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, तो आप वहाँ पर जाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली बनेंगे और बनते आएंगे। आपको अगर फैंटेसी की टीम्स चाहिए जो आप अपने 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में लगा सकते हो या फिर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल आपका वेट कर रहा है। मैं फाइनल टीम्स देता हूँ सारी मैचेस के, वो भी मैच शुरू होने के एग्जैक्टली 5 मिनट पहले। तो जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल चेक करो
और बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था मेरी तरफ से दोस्तों। मिलता हूँ अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो।